हेलो एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। बच्चों, हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग जो बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस तरीके से इससे पहले की भी क्लासेस में, उसमें मैंने आपसे कहा था कि सीरीज़ के बारे में हमें कुछ समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि इस पे आपके पास क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। आपके क्वेश्चन में जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, दो दो नंबर कह लो, जो कंपलसरी टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो टेस्ट सीरीज़ के चैप्टर से होते हैं, सीक्वेंस सीरीज़ के चैप्टर से बढ़िया से होते हैं। और बच्चे इसको थोड़ा सा कठिनाई महसूस महसूस करते हैं। देखो, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल ये सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल टॉपिक है। आप एक जनरल कॉमन सेंस से इसको आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो दिमाग से पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा कि मैथ कठिन होती है, मैथ लॉजिकल होती है, मैथ तर्क के आधार पे काम करती है, और तर्क के लिए बुद्धि चाहिए। तो अगर आप थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, इधर उधर भटकाव से बचाएंगे, तो आपको उस तर्क को समझ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टेस्ट फॉर सीरीजेस में एक ऑलरेडी इससे पहले क्लास में हम लोगों ने पी टेस्ट के बारे में बात किया है। पी टेस्ट में क्या होता है, हमारे पास एक सीरीज़ होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हमारे पास एक सीरीज़ है 1/1/p, 1/2 की पावर p, 1/3 की पावर p। इस फॉर्म में हमारी सीरीज़ है, तो ये उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन है, समेशन ओवर 1/n की पावर p। तो अगर ऐसे में p जो है हमारा पॉजिटिव है और मोर देन वन है, तो ये 1 की पावर p में जो p अगर पॉजिटिव है, मोर देन वन है, तो वो जो सीरीज़ होगी वो हमारी कन्वर्ज करेगी। तो ये कन्वर्जिंग का बिहेवियर है, p एक से ज़्यादा हो और पॉजिटिव हो। लेकिन अगर p एक है या p एक से कम है, तो ऐसी स्थिति में सीरीज़ हमारी डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज मतलब है कि वो सीरीज़ के टर्म फैलते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। कुछ ऐसा होगा कि एक टर्म पे और बड़ा टर्म, पे और बड़ा टर्म, और बड़ा टर्म। तो इस तरह से सीरीज़ का जो एक्सपेंशन है वो लगातार इस तरह से बढ़ता जाएगा, इस तरह से हर टर्म के साथ बढ़ता जा रहा है। कन्वर्ज करने में क्या होता है, वो इस तरह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के वो एक तरह से फोकस हो रहा है, टर्म सारे टर्म किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के डिमिनिश हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। इस तरह का एक सेंस इसके अंदर डेवलप होता है। तो पी टेस्ट में क्या है, पी अगर पॉजिटिव है, मोर देन वन है, तो वो कन्वर्ज करेगा, और अगर वन है या एक से छोटा है तो वो डाइवर्ज करेगा। अब आते हैं अपने पहले टेस्ट में, कॉसी टेस्ट। कॉसी ने क्या बताया था, कॉसी ने कहा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है, मतलब जैसे 1 है, +2 है, +3 है, सारे टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, और इस स्थिति में अगर आपके पास इस तरह से nth टर्म क्या होगा, मान लो n टर्म है, तो अगर आपके पास nth टर्म है और उस पर आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, और वो जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर ना आए, क्या कह रहे हो आप, सीरीज का nth टर्म लो, इस nth टर्म को हम un कह रहे हैं, उस nth टर्म पर n टेंड टू इन्फिनिटी की कंडीशन लगाओ। अगर कंडीशन लगाने के बाद हमारा जीरो नहीं आता है, तो इसका मतलब सीरीज़ हमारी डाइवर्जेंट है, और अगर जीरो आता है तो सीरीज़ हमारी कन्वर्ज करेगी। तो ये याद रखना, कॉशी में क्या होता है, अगर जीरो आया तो बहुत अच्छी बात है, सीरीज़ हमारी कन्वर्ज करेगी। अगर जीरो नहीं आया तो वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। और शर्त क्या है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ होनी चाहिए, मतलब सारे टर्म पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये एक तरह से किसी और इनफाइनाइट सीरीज़ की बात हम कह रहे हैं, तो किसी इनफाइनाइट सीरीज़ में कन्वर्जिंग कंडीशन क्या है कि उसका nth टर्म अगर n टेंस टू इन्फिनिटी की लिमिट रखी जाए तो उसको जीरो होना पड़ेगा। ये बिल्कुल वही चीज़ है कि आपके पास सीरीज चल रही है, आप चलते 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 सोचो जो nthवां टर्म होगा, ये nवां टर्म हमेशा आपका जीरो होगा। तो इसका मतलब ये सीरीज कभी ना कभी जाके तो ख़त्म होनी ही है। अब जब ख़त्म हो जाएगी सीरीज़, तो इसका मतलब है वो एक नैरो डाउन होकर के फोकस हो चुकी है सीरीज़, या कन्वर्ज कर चुकी है सीरीज़। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि हमें हमें चेक करना है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर। सीरीज़ हमारे पास इस तरह से दी गई है, ये हमारी बच्चों सीरीज़ है, और इसका कन्वर्जिंग नेचर या डाइवर्जिंग नेचर हमें चेक करना है। तो देखो 1+2/3, 3/4, 4/5 इस तरह से है। तो एक बार ज़रा टर्म को हम देख करके थोड़ा सा इसके अंदर का पैटर्न पता करते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट पैटर्न आपको नहीं मिलेंगे, कोई आप मास्टर रियल एनालिसिस नहीं कर रहे हो एमएससी का, आपके पास अच्छे से साफ साफ दिखने लायक टर्म होंगे। तो खुद ही देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और 2 3 में क्या रिलेशन है। अगर 2 को n माने तो 3 को हम n+1 लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको देखना है, बस nवां टर्म निकालने का उस सेंस को पकड़ना है, उस लॉजिक को पकड़ना है जिसके हिसाब से सारे टर्म बने हैं, और कोई ना कोई लॉजिक जरूर होगा। तो आपके पास ये दिख रहा है कि अगर यहाँ n है तो n+
1 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक हिसाब पक्का है। तो un बराबर क्या हो जाएगा, n/n+1। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन, अब यहाँ पे क्या करो, n को, ये जो नीचे है यहाँ n को कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे ये n कट जाएगा, तो लिमिट बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n। अब जैसे n को आप इन्फिनिटी रखोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो जाएगा 1/1 + 0, यानी आज गया 1, और 1 जो है वो 0 नहीं है। तो जो कॉची की कंडीशन थी कि अगर वो 0 नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज़ क्या होगी, ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, ये सीरीज़ हमारा डाइवर्जेंट नेचर का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट नेचर की है। ऐसे ही डिस्कस द कन्वर्जेंस चेक करना है, तो हमारे पास अगली सीरीज़ इस तरह से है। फिर देखो इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इसे 1 है, तो 1 है, ठीक है, यहाँ सब में 1 कॉमन है, यहाँ 1 + 3 है, तो अगर 1 को n माने तो 3 कैसे आएगा, n+2। चलो इसको चेक कर लेते हैं, अगर 2 को n माने तो 4 कैसे आएगा, n+2। 3 को n माने तो 5 कैसे आएगा, n+2। इसका मतलब है n+2 का ये लॉजिक आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप, अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन वगैरह नहीं ले सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल होने वाला इस तरह से नहीं है। अगर आपने n की वैल्यू इन्फिनिटी रख दी तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। जैसे 0 आया तो मैंने क्या दिखाया था ऊपर कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज़ है और उसके अंदर 0 आ रहा है, उसके n टेंड टू इन्फिनिटी कंडीशन रखने पर, तो कैसी होगी, वो कन्वर्ज करेगी। तो भाई ये हमारी सीरीज़ जो हो गई, ये हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कर गई। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरे पास 10-12 साल के पेपर्स हैं, तो अगर मैं उसको देखूं तो ये उन्हीं में से ही आए हैं। ठीक है, ये 5 साल पता नहीं, मतलब उतना मैंने ध्यान नहीं दिया है ये कि ये 20-21 या 18-19 में है, बट ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही हिस्सा है और लगभग सब तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनसे मिलते जुलते आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मतलब लॉजिक ऐसे ही काम करेगा। हो सकता है कोई सीरीज़ हो n+2 की जगह पे n+3 बने, हो सकता है कोई सीरीज़ n+3 n+1 इस तरह से बने। ये आपको उस समय तात्कालिक बुद्धि लगा करके देखना पड़ेगा, आपको वो nवें टर्म को निकालना पड़ेगा। ये सोच के कभी मत जाना, कोशिश तो करना है, ये सोच के कभी मत जाना एग्ज़ाम में कि मैंने जो क्वेश्चन लगाए हैं उनमें से ही कोई आ जाए। मैंने 10 क्वेश्चन लगाए हैं, उन 10 में से कोई एक आ जाए। ये पर्पज़ ही नहीं है मैथ का। पर्पज़ है मैथ का कि आपको वो तरीका सिखा देना। आपको तरीका हमने सिखा दिया, अब आप उस तरीके को कहीं भी अप्लाई करके कैसे भी स्थिति हो वहाँ से निकल सकें। ठीक है, ये तरीका होता है यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि ताले अगर आपको खोलने की तरीका मालूम है तो क्या आप 10,000 चाबी लेके चलोगे? हो सकता है 10,000 चाबी के अलावा कोई चाबी से खुलने वाला ताला आपको रास्ते मिल जाए, लेकिन आप अपने पास साधन जो सीमित 2-4 पिन और वो क्लिप लेके चले, उससे अगर आप कोई भी ताला खोल सकते हो, इट मीन्स दैट यू हैव स्किल। तो डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज़, ये बहुत ही टिपिकल किस्म की सीरीज़ है। उसी तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ डाले हैं जो थोड़ा फंसाऊ किस्म के हैं, जो कि सिंपल तो आप कर ही सकते हो। अगर इस सीरीज़ को देखो तो n की वैल्यू यहाँ पर हम लेते हैं कि 0, 1, 2, 3 इस तरह से हो रहा है। क्वेश्चन में दिया रहता है, मैंने यहाँ लिख नहीं पाए थे हम। तो अगर हम इसको सीरीज़ के फॉर्म में लिखें, अगर हम इस तरह सीरीज़ माने तो ये सीरीज़ ऐसी होगी, n की वैल्यू 0 रखा है, n की वैल्यू 1 रखा है, n की वैल्यू 2 रखा है, n की वैल्यू 3 रखा और इस तरह से आपके n टर्म्स यहाँ पर लिख गए। अब -1 की पावर 0 मतलब +1, -1 की पावर 1 मतलब -1, -1 की पावर 2 मतलब +1, -1 की पावर 3 मतलब -1, इस तरह से आपके n टर्म है। याद करो, इससे पहले की जो हम लोगों ने क्लास की थी उसमें मैंने बताया था कि जब इस तरह की सीरीज़ बनती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच हो जाता है। इनफाइनाइट सीरीज़ है कि हम ग्रुपिंग कैसे करें। हम इनकी ग्रुपिंग करेंगे इस तरह के टर्म्स की, इस तरह के टर्म की ग्रुपिंग करेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर हम एक टर्म छोड़ करके फिर ग्रुपिंग करेंगे तो 1 + 0 + 0 करके 1 आ जाएगा। तो हम ये पाते हैं कि सीरीज़ की जो आंसर है वो यूनिक नहीं है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। मतलब फाइनाइट होगा बट यूनिक नहीं होगा। फाइनाइट होने का मतलब है ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आएगा आंसर, नो, इट मे बी 0 और इट मे बी 1। तो ऐसी स्थिति या उसके बीच का भी कोई आ सकता है। तो 0, 1 इसी तरह से है, यानी कि इसका आंसर कैसा है, ऑसिलेटिंग नेचर का है। तो भाई ये सीरीज़ हमारी जो तीसरी कैटेगरी है, मैंने एक सीरीज़ जब शुरू किया था पिछले क्लास में तो बताया था सीरीज़ मे बी कन्वर्जेंट, मे बी डाइवर्जेंट और
ऑसिलेटरी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी सीरीज़ का, और कुछ ही एग्जाम्पल हैं आपके लेवल पर जो ऑसिलेटरी सीरीज़ के टॉपिक को बिलोंग करते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिएगा इस सीरीज़ को, ये डिटेल, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं। जब भी पेपर टफ़ बनता है तो टफ़ पेपर का मतलब होता है इस तरह के जो थोड़े डिबेटेड, थोड़े कंसेप्चुअल ज़्यादा किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोग कहते हैं पेपर बहुत टफ़ आया। पेपर टफ़ का सिर्फ इतना मतलब है कि वहाँ थोड़ा औसत से ज़्यादा आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, यानी आपकी स्किल वहाँ पर काम करने वाली है। और डिफ़िकल्ट का मतलब कुछ नहीं होता, आप ही में से लोग हैं जिसमें भी 100/100 लेकर के आ जाते हैं। अब हम एक और टेस्ट के बारे में बात करते हैं, लिबनिज़ टेस्ट। लिबनिज़ न्यूटन के समकालिक रहे हैं और कैलकुलस के ऊपर उनका काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी रहा है, लेकिन लिबनिज़ कई मायनों में न्यूटन से मैं उनको एक बेहतर स्कॉलर मानता हूँ। एक श्रेष्ठ फिलोसोफर भी रहे हैं और मैथमेटिशियन तो थे ही। सो उन्होंने एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ के लिए भी इस तरह की एक सीरीज़ बनाई थी। अल्टरनेटिंग सीरीज़ मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस टर्म हो, जैसे ये पहला टर्म u1 प्लस है, दूसरा माइनस है, फिर तीसरा प्लस है, फिर चौथा माइनस है। इस तरह से हमारे n टर्म है और n टर्म मान लो nवां टर्म 0 नहीं है, कुछ है उसकी वैल्यू। तो अगर हमारी सीरीज़, पहले तो हम यहाँ दो चीज़ देखेंगे। पहले तो देखेंगे कि हमारा जो nth टर्म है वो n+1 टर्म से बड़ा या बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे हमने लिखा 1, फिर लिखा जैसे हमने लिखा, ऐसे लिखा, हमने लिखा 5, फिर लिखा 4, फिर लिखा 3, फिर लिखा 2, और हम साइन लगा दें तो -4 +3 -2 इस तरह से। तो अगर हम 5 को nth टर्म कर रहे हैं तो ये है n+1th टर्म, क्योंकि ये 5 के बाद आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 5 है। तो 4 लिखोगे, 5 लिखोगे तो आप देखोगे कि 5 जो है वो 4 से बड़ा है, यानी nवां टर्म जो है, nth टर्म जो है वो अपने से बाद आने वाले टर्म से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे टर्म हम आगे बढ़ते जाएंगे सीरीज़ में, छोटे होते जा रहे हैं। मतलब पहला टर्म बड़ा है, दूसरा टर्म पहले से छोटा है, तीसरा टर्म दूसरे से छोटा है, तो जाहिर सी बात है पहले से भी छोटा होगा। चौथा टर्म तीसरे से छोटा है, तो इसका मतलब है दूसरे और पहले से भी छोटा होगा। तो टर्म क्या हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। जैसे पहला टर्म ये है तो दूसरा टर्म उससे छोटा, तीसरा टर्म उससे छोटा, चौथा और पांचवा। तो ये तो सीधा सा व्यवहार दिख रहा है कि ये टर्म छोटे होते जा रहे हैं, तो कन्वर्ज होंगे ही। तो हम चाहे इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखें un+1 इज लेस और इक्वल टू un, या हम कहें कि टर्म्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग नेचर के होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी un बराबर 0 रखें तो वो कन्वर्जेंस होना चाहिए। जैसे कॉशी ने बताया था कि un होना चाहिए, वैसे ही इन्होंने भी बताया है। तो कॉसी पॉजिटिव टर्म के लिए सीरीज चल रही थी, लिबनिज वाला जो है अल्टरनेटिंग सीरीज है यहाँ पर इस तरह से। तो याद रखना दो कंडीशन है, एक तो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग टर्म की कंडीशन है, दूसरा उसमें वो कॉसी की इनफाइनाइट सीरीज वाली टर्म है जो कि कन्वर्जेंस को शो करती है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने एक सीरीज़ यहाँ पर देखी, ऐसे 2/1³ है, 3/2³ है, 4/3³ है, 5/4³ इस तरह से है। ये ऑल्टरनेटिंग साइन की कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग टर्म्स है। खुद ही देखो, जैसे पहला है 2/1, 1³ तो 1 होगा। फिर दूसरा है 3/2³ मतलब 8, ठीक है। फिर है 4/27, क्योंकि 3³ तो आप देख रहे हो 8, 27 ये टर्म बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर के बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये सारे टर्म और छोटे और छोटे और छोटे होते चले जाएंगे। तो ये पहली शर्त ऑल्टरनेटिंग साइन की है, ठीक है। दूसरी शर्त कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग टर्म है, ये भी ठीक है। तो यानी लिबनिज टेस्ट हम यहाँ लगा सकते हैं। अब हम जरा लॉजिक देखें कि हाँ टर्म कौन से लॉ को फॉलो कर रहे हैं। तो देखो, अगर हम इसका nth टर्म निकालना चाहें तो आप देखो 2 है, तो जब यहाँ 2 है, 2 को n मान लें, तो नीचे 1 है तो 1 को n-1 मानोगे और क्यूब लगा दोगे। अच्छा, इसको चेक करने के लिए देखो, यहाँ पर अगर 3 को n माने तो 2 कैसे आएगा, n-1 और फिर उसका क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब हाँ ठीक है, यही nth टर्म का यही डेफिनेशन है। या एक और तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में n-1 है और माइनस से हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, प्लस हो ज़्यादा सही होता है। एक तरीका हम ये सोच सकते हैं कि अगर हम इस 1 को n माने
तो अगर 1 को n मानोगे तो लिखा n क्यूब और उसके ऊपर क्या है n+1 यानी 2। ऐसे ही अगर 2 को n माने तो ये जाएगा n क्यूब और 3 क्या है n+1 है। तो इस तरह का आ जाएगा। आप अपने अनुभव से देखोगे कि ये जो प्लस वाले टर्म के साथ जो इक्वेशन होते हैं ज़्यादा अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। एक जनरल कन्वीनियंट है और ऐसा कोई इसमें कोई बहुत ख़ास लॉजिक नहीं है, बट ये दो तरीके से हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरीके से अपना n टर्म लिखते हैं। n कॉमन ले लिया तो 1+1/n रहेगा, नीचे n क्यूब है, ये n कैंसिल होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, 1+n होगा। अगर आप n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये आ जाएगा 0, ये ब्रैकेट में 1+0, लेकिन 0 × 1 0 हो जाएगा जो कि फाइनाइट है, और फाइनाइट होने का मतलब है हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे जो कॉसी लिबनिच टर्म के कंडीशंस थे कि अल्टरनेटिंग साइन की सीरीज़ होनी चाहिए, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग टर्म्स होने चाहिए, और वो जो फाइनाइट होनी चाहिए वैल्यू, जो लिमिट आप रखोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un टर्म का रखो, अगर ये वैल्यू 0 है यानी कि फाइनाइट है, देन इट मीन्स दैट कि वो पूरी सीरीज़ हमारी कन्वर्जिंग हो जाएगी। एक बार और चेक कर लेते हैं, जरा इसको देखो। सीरीज़ में पहला टर्म 1 है, दूसरा -½ है, तीसरा 1/4, चौथा -1/8 है, इस तरह से है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिखें तो 1/2 रख सकते हैं, क्योंकि 0 का मतलब होता है 2 का मतलब होता है 1। फिर ऐसे हाफ को लिख सकते हैं 1/2 1, 4 को लिख सकते हैं 1/2, और इस तरह से हम आगे के टर्म लिख सकते हैं। तो ये आपने टर्म लिख लिए। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, 2 की जो पावर है वो n-1 के हिसाब से मूव कर रही है, जहाँ n की वैल्यू हमने 1 रखी है। तो जैसे 1 रखोगे पहला टर्म 0 आ जाएगा, जैसे 1 की वैल्यू 2 रखोगे पहला टर्म 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे खुद ही देखो, अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी कर दोगे तो 1/2 इज़ 2 और किसी की पावर इन्फिनिटी होती है जो कि 0 आ जाएगा, और इस तरह से हमारी सीरीज़ ये कन्वर्जिंग दिखाई पड़ेगी, कन्वर्जिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस क्वेश्चन। nth टर्म को निकालने का थोड़ा सा यहाँ तरीका हमने अलग देखा। अब हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा गया। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट शायद ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016-18 में पूछा गया था। और ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं, ऐसा ही शायद जब उससे पहले 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, √2 - √1/1, फिर माइनस साइन हो गया, √3 - 2 पे प्लस साइन हो गया। तो ऑल्टरनेटिंग तो है मामला। उसके बाद देखते हैं क्या कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, तो वो भी दिख रहा है। √2 में से √1 हुआ है, फिर √3 में से √2 गया है, फिर √4 में से √3 गया, यह माइनस साइन होगा। यहाँ सब में एक ही जैसा है, माइनस साइन होगा। तो यहाँ पे आप देखो जो इसका डिनोमिनेटर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4। ऊपर तो अंडर चल रहा है और भी घट रहा है, तो ये मामला 1 के करीब रहेगा। मतलब √3 में से √2 करोगे तो 1 से छोटा हो गया, √4 में से √3 माइनस करोगे तो भी वो 1 के ही करीब आएगा। लेकिन ये जो 2 है, 3 है, 4 है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक तरह से कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग सीरीज़ है। तो एक अल्टरनेट सीरीज़ है और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग सीरीज़ है, मतलब nth टर्म जो है वो अपने से बाद वाले टर्म से बड़ा है। अच्छा, n टर्म निकालने का तरीका यहाँ पे कुछ ज़्यादा सिंपल है। अगर हम 1 को n मान लें तो ये हो जाएगा √n और ये हो जाएगा √n+1। ये हो गया हमारा तरीका। तो अब हम इसका n टर्म निकालते हैं। थोड़ा सा एल्जेब्रिकली ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम लिमिट ये कंडीशन रखते हैं जो कि लिबनिच टेस्ट की कंडीशन है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये आपके पास हो गया। ऐसा करो, इस n को हमने बाहर कर दिया और ये जो अंडर रूट के टर्म है इनमें से भी √n बाहर निकाल लिया। तो यहाँ बचेगा √1 + 1/n माइनस √n। अब √n यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाहर आ जाएगा तो √n/n ये आ गया। और ये आपको मालूम है कि n को लिख सकते हैं √n × √n, तो उस हिसाब से एक √n यहाँ से कट जाएगा, एक √n बचेगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/√n। और यहाँ पर हमको मालूम है कि अगर हम n की पावर अंडर लिखा है तो उसको n की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो हमने हाफ लिख दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम को देख रहे हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 + x की पावर n = 1 + nx + nn-1 वो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ n की वैल्यू हाफ है, x की जगह पे 1/n है, तो 1 + nx हो गया प्लस n
n माइनस वन एक्स स्क्वायर, फिर n माइनस वन n माइनस टू फैक्टोरियल 3x क्यूब, इस तरह के टर्म आपके पास आ गए। खुद अलजेब्रा करके देखिएगा तो अंडर रूट n होगा, ब्रैकेट के अंदर के टर्म 1 प्लस 1/2n ये सब आएंगे, एक माइनस का टर्म यहाँ पर है -1, तो ये -1 इस बाइनोमियल थ्योरम के +1 को कैंसिल कर देगा। अब लिमिट देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, 1/√n है, ये सारे टर्म हैं, सब में n डिनोमिनेटर में है, तो जैसे इन्फिनिटी रखा जाएगा ये सब जीरो हो जाएंगे, और जीरो होने का मतलब है कि हमारा कन्वर्जेंस कन्फर्म हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिबनिज टेस्ट को देखते हैं, और लिबनिज टेस्ट में हम बहुत ही सीधे तरीके से अपने सीरीज के कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड टेस्ट, और छोटे क्वेश्चंस और कई बार इस तरह के थोड़ा ठीक ठाक नंबर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट की, जिसपे डेफिनेटली आप कह सकते हो क्वेश्चन बनता है। डेफिनेटली मीन्स अब ऐसा नहीं है मैं गारंटी ले रहा हूँ, बट क्वेश्चन वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसके बनने की। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कंपैरिजन टेस्ट में।